हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक को समझा था, जिसको कहते हैं डेटाबेस इंडेक्सिंग। एंड आज हम इसी टेक्निक को अपने इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होते हैं, रियल वर्ल्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं, उनमें जो बैकएंड इंजीनियर होते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस टेबल के किस फील्ड पर इंडेक्सिंग की ज़रूरत है एंड किस फील्ड पर इंडेक्सिंग बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा डेटा नहीं है कि प्रैक्टिकली ये चेक किया जा सके कि कौन सी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देने में ज़्यादा टाइम लगा रही है। बट जब आप किसी प्रोडक्शन लेवल पर काम करते हो जिसमें ज़्यादा डेटा होता है, वहाँ पर जब आप इंडेक्सिंग लगाते हो किसी भी फील्ड में, तो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखने लगता है। मतलब पहले अगर वो रिक्वेस्ट स्लो है तो इंडेक्सिंग को यूज करने के बाद, इंडेक्सिंग टेक्निक को यूज करने के बाद वो फास्ट रिस्पॉन्स करने लगेगी। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि फिर वो इंटरप्राइज लेवल की चीज़ें हमें कैसे सीखने को मिलेगी, कैसे वो इंडेक्सिंग काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा। तो देखो, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, सारी टेक्निक बताऊंगा, कैसे इंटरप्राइज लेवल पर काम होता है एंड कैसे इंडेक्सिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड सेम चीज़ आप किसी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि किस फील्ड पर, किस टेबल पर हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत है? तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अब किस कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो, जब भी आप किसी एप्लीकेशन में काम करते हो, चाहे वो आप खुद के लिए बना रहे हो या कोई रियल वर्ल्ड इंटरप्राइज लेवल बना रहे हो एप्लीकेशन, तो आपको पता होता है कि एक्चुअली में ये एप्लीकेशन लाइव जाने के बाद यूजर इसमें किस तरीके से काम करेगा, इसमें क्या क्या काम होंगे। एंड इसी वजह से आपको ये भी पता रहता है कि किस रिक्वेस्ट को ज़्यादा यूज किया जाएगा, किस रिक्वेस्ट में यूजर ज़्यादा हिट करेगा एंड किस रिक्वेस्ट पर मतलब कौन सा डेटा फैच करने में डेटाबेस को ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो ये आपको डेवलपमेंट के टाइम पर ही पता रहता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हैं, लाइक इन्वेंट्री, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, पेमेंट, प्रोडक्ट, यूजर। ये बहुत सारी हमारे पास माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी एप्लीकेशन की बात करो, ये एप्लीकेशन की बात कर लो या आप किसी रियल वर्ल्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात कर लो जो एक्चुअली में लाइव हो चुका है, लाइव चल रहा है, आप यूज करते हो, उन सब में डेटाबेस टेबल होती हैं। इसी तरह से हमारे एप्लीकेशन में भी अपनी अपनी माइक्रो सर्विस की अपनी अपनी टेबल है, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक माइक्रो सर्विस ओपन करके दिखाता हूँ, तब आपको इमेज क्लियर होगी। यहाँ पर main/java में जाऊँगा एंड इंटिटी में जाके आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये रही इंटिटी एंड ये रही inventory.java। एंड इसमें आप देखोगे तो आपके पास 2-3 फील्ड हैं, लाइक ID, SKU कोड एंड क्वांटिटी। एंड यही फील्ड डेटाबेस में जाके एज अ कॉलम मैनेज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर या स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हम सारी कॉलम में, सारी फील्ड में इंडेक्सिंग लगा देते हैं तब तो एप्लीकेशन और भी फास्ट हो जाएगा। मतलब डेटाबेस अगर किसी भी फील्ड का डेटा फैच करने की कोशिश करता है तो वो सारा फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सारी फील्ड में इंडेक्सिंग लगा देते हो, इंडेक्सिंग इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की जगह कई जगह ये भी देखने को मिला है कि परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना है, क्योंकि इसका मेन रीजन ये होता है कि जो इंडेक्सिंग होता है ये सर्च ऑपरेशन तो फास्ट कर देता है। मतलब अगर आपको डेटा चाहिए तो वो तो फास्ट कर देगा, बट जो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन होते हैं इनमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब इसमें डेटाबेस इंटरनली 2 जगह डेटा को मैनेज कर रहा होता है, 2 जगह अपडेट कर रहा होता है, 2 जगह डिलीट। एंड अगर आप इंसर्ट क्वेरी चलाते हो तो 2 जगह इंसर्ट कर रहा होता है, एक मेन टेबल में और दूसरा इंडेक्स में। मतलब जो इंडेक्स का स्ट्रक्चर मैंने समझाया था, बी ट्री एंड बी प्लस ट्री, तो वहाँ पर भी तो उसको डेटा को अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट करना पड़ता है। तो जो इंडेक्सिंग टेक्निक होती है वो सर्च को तो इम्प्रूव कर देती है। मतलब अगर डेटा बार बार सर्च हो रहा है तब तो वो सही है, लेकिन अगर डेटा बार बार इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, बार बार डिलीट हो रहा है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन स्लो कर देती है, ठीक है। इस वजह से हमें इंडेक्सिंग का यूज, इंडेक्सिंग टेक्निक का यूज बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो बैकएंड इंजीनियर होते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं किसी इंटरप्राइज एप्लीकेशन को देखकर और उसको समझकर कि कहाँ पर हमें इंडेक्सिंग का यूज करना चाहिए। तो देखो, एक सिंपल रूल होता है कि
उस जगह पर हमें इंडेक्सिंग का यूज करना चाहिए जहां पर फ्रिक्वेंटली वेयर क्लॉज यूज हो रहा हो। मतलब अगर आप इस एप्लीकेशन को देखो, इस टेबल को देखो, तो यहाँ पर 3 फील्ड हैं, ठीक है, आईडी, एसक्यू कोड एंड क्वांटिटी। अब सोचो कि कौन सी रिक्वेस्ट में वेयर क्लॉज ज्यादा फ्रिक्वेंटली हिट होंगे। देखो, अगर हमें इन्वेंट्री टेबल की जरूरत पड़ती है, किसी और सर्विस को या यूजर को डायरेक्टली इन्वेंट्री में हिट करता है, तो क्या होगा? क्या वो आईडी से हिट करेगा? नहीं। दूसरा, क्या क्वांटिटी से हिट होगा? मतलब ऐसा तो कभी सर्च नहीं होता ना कि मुझे उन प्रोडक्ट का डिटेल दो जिनकी क्वांटिटी इसके, किसी आपने क्वांटिटी डाल दी एंड इस रेंज के बीच की क्वांटिटी चाहिए। तो ऐसा रेयरली यूज होता है, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पर तीसरा है एसक्यू कोड। एसक्यू कोड एक ऐसा फील्ड है जहां पर फ्रिक्वेंटली डेटा लिया जाता है। मतलब एसक्यू कोड ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू फ्रिक्वेंटली डेटा लिया जाता है, फ्रिक्वेंटली वेयर क्लॉज यूज होते हैं। कैसे? क्योंकि हमने जब एपीआई टेस्ट करी थी वहां पर भी हमने आईडी और क्वांटिटी के थ्रू डेटा नहीं लिया था। हमने जब भी इन्वेंटरी को हिट किया है एसक्यू कोड के थ्रू ही लिया है। इसका मतलब एसक्यू कोड ही वो फील्ड है जहां पर इंडेक्सिंग का यूज करना परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एसक्यू कोड बार बार फैच हो रहा है डेटाबेस से। तो जब आपकी एप्लीकेशन में लाखों यूजर एक साथ काम करते हैं और वो एसक्यू कोड से डेटा फैच करते हैं, मतलब एसक्यू कोड को फैच करते हैं एंड देखते हैं कि इन्वेंट्री है या नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोडक्ट नहीं डालते हैं, वहाँ पर एसक्यू कोड ही आता है। तो कहने का मतलब ऐसी फील्ड जिसका डेटा बार बार लिया जा रहा हो, बार बार यूज किया जा रहा हो, वहाँ पर हमें इंडेक्सिंग का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? तो यहाँ पर आप एक एनोटेशन देख रहे हो, टेबल के अंदर हमने नेम डिफाइन किया है, इसी तरह से आप इंडेक्स भी डिफाइन करते हो। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स भी दे दूंगा, इंडेक्सेस, इसमें आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से एनोटेशन लगाना होता है एक, एट इंडेक्स। देन इसमें 2 चीज़ें देनी होती हैं आपको, एक तो इस इंडेक्स का नेम और दूसरा कॉलम लिस्ट। तो सबसे पहले नेम देंगे, इसका नाम दीजिए इंडेक्स इन्वेंट्री एसक्यू, ठीक है। दूसरा देना है कॉलम लिस्ट, तो इसमें कॉलम का नेम कर देंगे एसक्यू कोड। अब यहाँ पर देख रहे हो हमने एसक्यू अंडरस्कोर कोड लिखा हुआ है, बट यहाँ फील्ड देखोगे तो एसक्यू कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि डेटाबेस में ये एसक्यू कोड किस तरह से स्टोर हो रहा है। यहाँ पर हम एक और फील्ड दे देंगे, मतलब एट्रीब्यूट और डिफाइन कर देंगे, नेम, एंड नेम दीजिए एसक्यू कोड, ठीक। इसको करिए सेव। तो ये लग गया आपका इंडेक्सिंग, ठीक है। अब देखो, ये जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है इस एप्लीकेशन में, मतलब जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे थे, वो एक इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन ही बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें पहले ही दिमाग में रख के बनाई हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो हमने किया क्या था, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट सेट किया था यहाँ पर यूनिक, और यूनिक को करा था ट्रू। तो जब भी हम किसी भी फील्ड को यूनिक ट्रू कर देते हैं तो इंटरनली वो एक इंडेक्स ही क्रिएट कर रहा होता है, मतलब इंडेक्स वो उसके पास ऑलरेडी होता है। तो अगर आप इंडेक्सिंग का यूज नहीं करते हो जिस तरह से हमने किया है, अगर आप ऐसे इंडेक्सिंग को अलग से यूज नहीं करते हो, तब भी वो इंडेक्स ही क्रिएट कर रहा होता है इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये लिखा है, अगर आप ना लिखना चाहो तो ये जरूरी नहीं है। आप सिर्फ किसी फील्ड को यूनिक ट्रू कर देते हो तब भी वो एज अ इंडेक्सिंग ही काम करेगा, ठीक। इसी तरह से अगर मैं दूसरी एंटिटी आपको यहाँ पर दिखाऊं, प्रोसेस्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल फील्ड मिल जाएंगी, मतलब आईडी, ऑर्डर आईडी एंड प्रोसेस्ड एट, ये 3 फील्ड मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेरी हिट होंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा वेयर क्लॉज यूज होगा, वो होगा ऑर्डर आईडी पर, मतलब ऑर्डर आईडी सबसे ज़्यादा फैच होगी। बट इधर हमने ऑलरेडी यूनिक ट्रू कर रखा है, तो हमें यहाँ इंडेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक इंडेक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह एक और मैं टेबल दिखाता हूँ आपको, ऑर्डर टेबल। इसमें फिर से हम एंटिटी ओपन कर लेंगे एंड इसमें एंटिटी अलग से नहीं है, इसको ओपन करिए, हाँ यही है एंटिटी। अब इसमें आप देखोगे तो काफ़ी सारी फील्ड अवेलेबल हैं एंड इसको देखने के बाद आपको एक चीज़ पता चली होगी कि जो हमें डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा इसी टेबल में है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी फील्ड को यूनिक नहीं कर रखा
एंड इसमें कुछ ऐसी फील्ड हैं जिनका यूज बार बार होगा, मतलब उन पे बार बार वेयर कंडीशन अप्लाई होगी, लाइक एसक्यू कोड, ऑर्डर स्टेटस, क्रिएटेड एट, ये बहुत सारी इसमें फील्ड हैं जिन पर हम इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर लगा लेते हैं। टेबल के अंदर इंडेक्सेस, देन कर्ली ब्रेसेस के बाद एनोटेशन देंगे इंडेक्स। इसमें सबसे पहले नेम देना होता है, इंडेक्स ऑर्डर नंबर, देन कॉलम लिस्ट, इसमें कर देंगे ऑर्डर नंबर। ठीक है, अब दूसरा इंडेक्स देने के लिए आपको इधर कॉमा लगाना है, फिर से ऐड इंडेक्स एंड नेम इंडेक्स अंडरस्कोर ऑर्डर स्टेटस। अब ये ऑर्डर स्टेटस कुछ ही फील्ड होंगी इसमें, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही होंगी, बट हर जगह आपको ऐसी फील्ड में इंडेक्स नहीं लगाना होता है। हम सिर्फ यहाँ ऑर्डर टेबल पर लगा रहे हैं क्योंकि ऑर्डर टेबल पर ये बार बार फैच होती है कि ऑर्डर सक्सेस हुआ, फेल हुआ, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, ये बार बार चेक करना पड़ता है। इस वजह से जहाँ पर भी आपको फ्रिक्वेंटली चेक करना हो, वेयर क्लॉज चलता है, वहाँ पर आपको लगाना है। लेकिन इसका एक रूल होता है इंडेक्सिंग का कि जहाँ पर आपके पास लिमिटेड डेटा हो, जैसे कोई बुलियन वैल्यू है या जेंडर का कोई कॉलम है, वहाँ मेल फीमेल ऐसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही डेटा हैं। तो ऐसे केस में आपको इंडेक्सिंग का यूज नहीं करना पड़ता। बट ये ऑर्डर टेबल है एंड इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए हर बार चेक करना पड़ता है कि ऑर्डर सक्सेस हुआ या फेल हुआ, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक है, इसमें दे दीजिए दूसरा कॉलम लिस्ट, इसमें कॉलम का नाम ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स लगाना है आपको, यहाँ मैं बताता हूँ। इधर फिर से लिखिए एट इंडेक्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। इंडेक्स अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस अंडरस्कोर SKU। अब यहाँ पर क्या है, हम 2 फील्ड के लिए इंडेक्स लगा रहे हैं एक साथ, एक है SKU और दूसरा स्टेटस। मतलब ऑर्डर टेबल में एक ऐसी क्वेरी है जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है एंड उसके लिए आपको कंपोजिट इंडेक्स का यूज करना पड़ता है। लाइक आप क्वेरी में बता रहे हो कि ऐसा डेटा मुझे चाहिए जिसमें SKU कोड ये हो एंड उसका स्टेटस ये हो, तो इस तरह की क्वेरी भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। इस वजह से यहाँ पर हम कंपोजिट इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं एंड ये इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बट बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप नॉर्मल इंडेक्सिंग के लिए क्वेरी मतलब स्टेटमेंट लिखते हो, एट इंडेक्सिंग का यूज करते हो, इसके बाद नेम एंड कॉलम लिस्ट लिखते हो, उसी तरह से इसमें भी देना होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, देन यहाँ पे सेकेंड कॉलम लिखिए, कॉलम लिस्ट। इसमें पहला है ऑर्डर स्टेटस, दूसरा है SKU कोड। ठीक है, अब जिन फील्ड का यहाँ पर यूज किया है उनके लिए यहाँ पर कॉलम सेट कर देते हैं, मतलब कॉलम की प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, लाइक उसका नेम एंड इसके साथ ही नलेबल को भी फॉल्स कर देंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर में ही सेट करते हैं, ऑर्डर नंबर में एट कॉलम, इसमें नेम कर देंगे ऑर्डर नंबर एंड नलेबल इसको कर दीजिए फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से SKU कोड के लिए भी कर देंगे एट कॉलम, नेम में सेट कर देंगे SKU कोड। ठीक है, इसमें अब यूनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडेक्स हमने यहाँ पर लगा दिया है, इंडेक्सिंग कर दिया है। एंड अगर आप इंडेक्सिंग नहीं करना चाह रहे हो तब यहाँ पर आप यूनिक कर सकते हो। ठीक, अब आपके पास एक लास्ट फील्ड बची है जिसका हमें नेम देना है एट कॉलम। एंड ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंटरनली
ये ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस ही स्टोर हो रहा है टेबल में। मतलब अगर आप टेबल खोल के देखोगे तो वहाँ पर जो कॉलम का नाम है वो ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस ही रहने वाला है, क्योंकि जब भी आप किसी फील्ड का नाम देते हो, यहाँ पर कोई भी फील्ड लिखते हो तो आप इस तरह से लिखते हो कि पहला वर्ड आपने स्मॉल कर दिया एंड जो सेकेंड वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल कर दिया। तो जैसे ही ये डेटाबेस को देखेगा, डेटाबेस समझ जाएगा कि उसको अंडरस्कोर कहाँ पर लगाना है, तो अंडरस्कोर इधर इस जगह पर लगा देगा एंड इसके बाद जो करेक्टर होगा, मतलब ये कैपिटल लेटर है, इसको ऑटोमेटिकली वो स्मॉल लेटर कर देगा। तो जो डेटाबेस में नेम स्टोर होगा वो इसी तरह से होगा जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है। बट सेफ इनसाइड यहाँ पर यूज करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो अगर आप यहाँ पर यूज करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी एंड प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में आप इजीली यूज कर पाओगे। इसमें नेम देंगे ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है, इसको करिए सेव। इस तरह से आपको जहाँ पर भी समझ में आता है अपनी एप्लीकेशन में कि कोई कॉलम ज़्यादा यूज होने वाला है, किसी कॉलम का डेटा ज़्यादा फैच किया जाएगा, वहाँ पर आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। एंड सेम तरह से एक दूसरा रूल भी है, उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप कहीं पर भी ज्वाइन का यूज कर रहे हो, मतलब मान लीजिए ऑर्डर सर्विस एंड यूजर सर्विस के बीच में एक ज्वाइन क्वेरी चल रही है, वो कस्टम क्वेरी भी हो सकती है, तो उस केस में जिन फील्ड का यूज किया गया वहाँ पर उन पे भी आपको इंडेक्सिंग का यूज करना चाहिए एंड इससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इसके अलावा कहीं पर भी अगर सॉर्टिंग परफॉर्म हो रहा है, मतलब आपने कहीं कस्टम क्वेरी में लिख रखा है ऑर्डर बाई, तो जिस भी फील्ड में ऑर्डर बाई लगा है वहाँ पर अगर आप इंडेक्सिंग का यूज करते हो, उस फील्ड में अगर आप इंडेक्सिंग का यूज करते हो तो डेटाबेस का बहुत ज़्यादा वर्कलोड कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और रेज हो सकता है कि अब आपको ये तो पता चल गया कि कहाँ कहाँ इंडेक्सिंग का यूज करना है, बट ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इंडेक्सिंग का यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो सिंपल सा रूल होता है, जहाँ पर किसी कॉलम में डेटा बहुत कम है, लाइक एक कॉलम है जेंडर नाम का, अब जेंडर नाम में या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब दो ही डेटा हैं और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि किसी कॉलम में आपको स्टेटस अपडेट करना है, मैं ऑर्डर स्टेटस की बात नहीं कर रहा, आप ऐसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट में आपने एक्टिव एंड इनएक्टिव दो बना रखे हैं, तो पूरे कॉलम में एक्टिव एंड इनएक्टिव यही दो डेटा होने वाले हैं। तो ऐसे केस में आपको इंडेक्सिंग का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, यहाँ पर डेटाबेस फुल स्कैनिंग ही ज़्यादा काम करेगा, मतलब ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है, अब टेबल के अंदर आप जैसे ये सारी चीज़ें सेट कर देते हो देन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग के टाइम जब स्कीमा क्रिएट होता है उसी टाइम पर डेटाबेस इन कॉलम के लिए एक इंडेक्स क्रिएट कर देगा, इंडेक्स फाइल इंटरनली क्रिएट कर देगा एंड उसमें जो मेन टेबल का डेटा है वो कॉपी कर देगा। और कॉपी ऐसे नहीं होगा नॉर्मल लिस्ट की तरह या जैसे मेन टेबल में स्टोर होता है डेटा, वैसे नहीं होगा। वहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा वो होगा किसी डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। मतलब मैंने बताया था कि इंटरनली बाय डिफॉल्ट बी ट्री या बी प्लस ट्री का यूज होता है, बट ये बाय डिफॉल्ट यूज होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब काफ़ी सारे इंडेक्सिंग डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी कॉमन सेंस की बात, मतलब आप डेवलपमेंट के टाइम पर ही एप्लीकेशन को समझकर, एप्लीकेशन के फ्लो को देखकर ये डिसाइड करते हो कि कहाँ पर इंडेक्सिंग की ज़रूरत होने वाली है। बट जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होते हैं, बड़े एंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पर केवल कॉमन सेंस काम नहीं करता। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन का फ्लो आपको पता है तो आप इंडेक्सिंग यूज कर लोगे, ये तो सिर्फ वन स्टेप है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं जिससे पता लगाया जाता है कि एक्चुअली में इंडेक्सिंग की ज़रूरत कहाँ पर है। एंड ये जो टेक्निक होती हैं ये तब काम करती हैं जब एप्लीकेशन को लाइव कर दिया जाता है। मतलब लाइव होने के बाद फिर जो डेटाबेस इंजीनियर होते हैं, जो बैकएंड इंजीनियर होते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सी क्वेरी ज़्यादा लोड ले रही है एंड उस क्वेरी को जानने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजी यूज होती हैं, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। एंड अगर अभी इस लेक्चर के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक ज़रूर करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।